इंडिया ने कितना कमाया और इंडिया ने कितना बचाया। वेरी गुड। हमारी पॉकेट्स के अलावा इंडिया की पॉकेट में क्या है और क्या आने वाला है? According to me, budget is like planning what all we allocate towards our various resources so that we can make optimum utilization of everything from expenditure to Lovely. saving. Lot of it are technical jargon. I could understand half of it, but anyway, that was a nice take. Yes, please. इसके साथ ही बजट ये देखते हैं बजट से कि पिछले साल से इस बार कितने चेंजेस आए हैं, तभी उस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर बजट के अंदर चेंजेस लाते हैं। Lovely. Let's have the experts talk about the budget today. Mr. Krishna Kumar, would you like to tell our audience कि budget क्या है? Every budget would have two sides to it. There's the revenue component to it and the capital component to it. So you have the government getting a lot of receipts in the form of tax receipts as well as non-tax receipts. And there are a lot of expenditure which are recurring in nature. That means expenditure in the form of salaries, pensions, defense expenditure, etc. So this revenue receipts and revenue expenditure, if the government cannot balance it, you basically say that there is a revenue deficit. That means the government is not even able to pay for the pensions, for the salary, for the interest payments and defense expenditure out of its own revenue. So logically speaking, the government will have to take some sort of loan from the market, or there is what is basically called the capital receipts of the government. So there are these two components. Let me just say one more thing, that there is another component of the deficit, which is the fiscal deficit, which will also take into consideration the capital expenditure which the government undertakes. So revenue deficit and fiscal deficit therefore turns out to be two different concepts which when a budget is presented, the people look forward. Mr. Pankaj, आपका कुछ, what is your take on the budget? How do you explain it in very simple language to our audience? I think let me take it from the audience point of view. Nisha, what you were saying, no? She was saying कि मेरे पेरेंट्स की स्माइल उस पर डिपेंड करती है कि टीवी में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोलना है। जी। तो शायद इस पे सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या राज है छुपा रहे हो। ठीक है। सब राज फाइनेंस मिनिस्टर के पास छुपा हुआ है और वो राज जानने के लिए इनके पेरेंट्स इच्छुक रहते हैं। जी। और अगर देखा जाए बजट का पूरा सिनारियो है वो एक इनकम टैक्स एक्ट पे बेस्ड है। हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले 1922 में ये शुरुआत हुई थी एक्ट। जी। उसके बाद इंडिपेंडेंस में अंग्रेज चले गए, बट अंग्रेज अपना एक्ट छोड़ गए थे। तो 1961 में एक नया एक्ट आया जो अभी तक हमारे चल रहा है। सर पूरे इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है। जी। किसी को नहीं पता है 298 में क्या क्या होगा, बड़ा मुश्किल है। जी। अगर इनकम टैक्स एक्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए पूरे इंडिया में या ऐसे इवन वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स से चार चीज रखता है या टैक्स से चार चीज रखता है। जी। इनकम, वेल्थ, गुड और सर्विसेज। ठीक है। सिर्फ चार चीज। आज इस वक्त इन चारों के लिए अलग अलग एक्ट बने, कानून बने हुए हैं। जी। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि चारों कानून बैठ के पढ़े। जी। इनकम टैक्स अलग है, जब तक कि फंस नहीं जाते उसमें। जी। वेल्थ टैक्स अलग है, गुड अलग बना हुआ है, सर्विस अलग बना हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम सिंपल लैंग्वेज में कर दें बच्चों के लिए, सिंपल लैंग्वेज, जिससे कि शायद रिश्ता के बाकी सबके पेरेंट्स को मुस्कुराहट आ रही हो। जी। एंड दैट इज द रीजन वो एक नई चीज लेके आ रहे हैं। तो बजट का मतलब है बच्चे हैं, ये बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हम कैसे प्लानिंग करें। आज एग्जाम के लिए बैठे हैं, मई में इनके एग्जाम करने वाले, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे शायद एग्जाम के लिए इतनी तैयारी करनी है, नंबर आएंगे तो इनकम होगी, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है तो इनकम आ जाएगी। जी। अगर कहीं मान लीजिए कुछ कटौती हो जाएगी तो खर्चा होगा। तो इनकम माइनस खर्चा उनका क्या है, क्या नंबर अच्छे आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। वही जो सर ने बोला वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर मेरे पास इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो मेरे पास सरप्लस होगा। अगर मेरे पास इनकम कम है, खर्चा ज्यादा होगा, डेफिसिट हो जाएगा, सिंपल सी। और वो खर्चा रेवेन्यू हो सकते, रेवेन्यू मीन डेली रूटीन का खर्चा। अगर मैं बाहर से लोन लूंगा, गवर्नमेंट को देखना है कि मुझे नोट छापनी है या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है या सोना गोल्ड लेना है मुझे, तो वो मेरा कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। A lovely interesting take on the concept of budget. But let me ask you, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बजट के बारे में हमने समझा कि क्या है बजट, और इसके बहुत सारे एक इंटरेस्टिंग पहलू हमारे निकल करके आए। लेकिन आज का यूथ बजट से कितना रिलेट करता है? Why don't we start with somebody in the audience itself? कौन बताना चाहेगा? Yes, please, of course. Can we have the mic, please? Yes. Thank you. सर आई थिंक काफी रिलेट करता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति यूथ है, लेकिन अगर वो यूथ एजुकेटेड ही ना हो तो क्या फायदा उसका। तो जैसे बजट में राइट टू एजुकेशन एक्ट में काफी एलोकेशन बढ़ाया है 40%। So I feel it's quite good for the growth of the economy. Excellent, lovely. Anybody else? Youth कितना रिलेट करता है
बजट से, आई थिंक यस थोड़ा बहुत कम हो गया रिस्पॉन्स, आई थिंक यूथ कम रिलेट कर रहा है आप बजट से। सर मेरे हिसाब से अगर कोई मतलब ऊपर ऊपर से अगर बजट देखे तो द बेसिक थिंग दैट ही और शी लुक्स इज क्या चीज सस्ती हुई है क्या चीज महंगी हुई है. We do not get involved into what are the basic facts about it, into in-depth knowledge. We just want to have an upper knowledge as to what will affect our lives and our basic needs. That's it. Lovely, I think it's excellent. Yes, Nishka, come please. As long as I'm getting my pocket money on time, it does not bother me. Excellent. So this is what we understand about the relation of the youth with the budget. Anybody else? कोई नहीं. Okay. Professor. Yes, Professor Krishna Kumar. Let me just start from where Apurva has said. That she was mentioning that it's a good indication that as part of RTE, there has been an increase in the allocation for expenditure on education. But you should remember that there is estimate in the current budget. So you allocate a particular part for the current budget, but it doesn't actually get spent to that much extent. All these flagship programs of the government, like Shiksha Abhiyan, National Rural Health Mission, NREG, all these have got some amount which is allocated. That's the estimate which they allocate for this year. But if you go to the next year's budget, you can find what is called revised estimates, where actually so much is not have been spent. And if you go to the next year's budget, you will actually get the actual figures of this year as to what was spent. That really will bring out the story. But you're right. I think the other person is also right that these concerns should be there because according to this report of National Council of Employment in the Unorganized Sector, there are 79% of the countrymen in our country who earn or who spend less than ₹20 per day. So when we say that, see, as far as our pocket money is concerned, if that is assured, we have nothing to do with budget. Actually, the youth of the country should actually start thinking in terms of the larger population and its interest. It is extremely important. You should remember that if you go through certain reports, another report of concern which I think the youth should bear in mind is the National Family Health Survey, which speaks in terms of the fact that those children who are less than 3 years old, 79% of them are anemic. Again, that number is 79%. And anemic means the flow of blood to the brain is not there. That's stunted in childhood itself. So in these cases, all the more we should try to look at as to what is happening to the outflow to the field of health and education. Though it might not directly make much difference for us because we are coming from families of a different level of income. I think the larger national concerns should definitely try to influence the youth when they try to read the budget. Yes, पंकज जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? यूथ कैसे इफेक्ट होता है बजट से? मेरे को तो बहुत सिंपल तरीके से चीजें समझ आती हैं जी। शायद सर का इकोनॉमिक फर्क सर को ज्यादा है क्लियर, बट मेरे को एक सिंपल तरीके से आई थिंक पॉकेट मनी की बात करी मिस्टर ने, उनको बच्चे ने एजुकेशन सेक्टर की बात करी, यूथ इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने बोला जी, और सर ने आई थिंक इतनी सारी हमारी वेलफेयर स्कीम की बात करी जी। यूथ की स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्कुल है, एजुकेशन सेक्टर में ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ की एक्सपेंडिचर हुआ है। सर ने एक बजट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करी, वो बिल्कुल होता है। निष्ठा वाज सेइंग अबाउट द पॉकेट मनी, आपने कहा 1000 रुपये की पॉकेट मनी मुझे चाहिए, आपने खर्चा किया 800 रुपये का, तो कितना कर दो 80%, वो 200 रुपया तो कैश फॉरवर्ड हो जाएगा। दैट इज रिवाइज। आपके पेरेंट्स से बोलना है 1000 मिलेगा, 200 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब 800 अगले महीने के लिए मिलेगा। दैट इज रिवाइज। आज हो जाता है मेरे पास। तो यहाँ पर खर्चा क्या मेरे पास जो रिवाइज बजट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो जनरली उतना स्कीम में जो एलोकेशन होता है वो हो नहीं पाता। आपने यूथ की बात करी, इसी बजट में राहुल गांधी यूपी में जब गए तो वहां पर जितने भी वीवर्स हैं उनका लोन उन्होंने माफ करवाया। जस्ट अ वीक बिफोर द बजट ही मेट प्रणब मुखर्जी और उन्होंने 3000 करोड़ का जो लोन था वीवर्स का वो पूरा बजट माफ करवाया। एक और एग्जाम्पल लूंगा, जयपुर में गुलाम नबी आजाद जी गए थे, वहां जब सर ने अभी बात करी फैमिली स्कीम की, इनफैक्ट की, तो वहां पे गवर्नमेंट स्कीम चलती है मिड डे मील स्कीम, राइट। और आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं वहां पर, आंगनबाड़ी वर्कर को मुश्किल से 1500 रुपये महीने का मिलता है। अब वो बजट में रीजन क्या हुआ, जब गुलाम नबी आजाद गए वहां पर तो सारे आंगनबाड़ी वर्कर ने घेराव कर लिया जी। सर हमें क्या मिलता है, हम 30 दिन काम कर रहे हैं 1500 रुपये महीने के लिए, वो बहुत कम है हमारे लिए।
इस बजट में उसका इम्पैक्ट आया, 3,000 हो गया, डबल हो गया। जी तो यूथ शुड लुक इन दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप सोशल सेक्टर में बहुत जॉब है, जी और अगर सोशल सेक्टर में जॉब है, शायद ये जो इंसेंटिव है कि यस गवर्नमेंट हमारे लिए इंटरेस्टेड है, हमारी इनकम को बढ़ाएगी, सैलरी बढ़ाएगी, तो शायद यूथ को वहां पे जॉब के लिए एक अच्छा एवेन्यू मिल सकता है, या तो बनाएगी। तो मतलब यूथ जो है वो पूरी तरह से बजट से डिसोसिएटेड नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको अपने पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलेगी या नहीं, या उनकी इस बार पॉकेट मनी पूरी आएगी या नहीं आएगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि बजट यूथ को अफेक्ट करता है। क्या आप लोग बजट के बारे में कुछ और पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से यहाँ पर? यस प्लीज। सर, अभी हमारी बात हो रही थी आपसे कि हाउ द यू जस्ट सेड अबाउट इट दैट हाउ द पीपल इंडिया अंडर द एनीमिक दे आर, अकॉर्डिंग टू इट our in our budget, the overall health, the amount of budget spending on health has gone down by 14% in this, while the increase in the defense sector has gone up by 11%. So is it that defense is a sort of more important sector than health? The health of the people which are going to take care of the defense of the country? Yes. A very interesting question, Mr. Kumar. This is in fact, actually there's always a gain in this whole thing of allocation of budget. Of course, defense is a national priority and there will be different other considerations which will govern the defense budget. You can at the same time increase the defense expenditure as well as increase healthcare expenditure. You can not substitute one for the other or swap one for the other. The thing is that when our attainments in certain parts of the country, our attainments actually put even sub-Saharan African countries to shame. With respect to infant mortality rate, with respect to maternal mortality rate, in certain states our performance is found to be so lacking. It is always important that the health expenditure front should be taken care of by the government. But let me also add that most of the development and expenditure with respect to health and education is not actually met by the central government alone. It's also met by the state government. One positive thing also should be noticed that in the course of the 13th Finance Commission, the proportion of the central tax revenues to be transferred to the states, it is recommended to be increased. But the extent to which that would actually get translated into better healthcare and educational expenditures will also come from the pressures which would be there from the grassroots level. Just like how the other colleague had basically said now, that when the minister went to a region, the Anganwadi workers were basically asking that their salaries should be increased from 1,500 to 3,000. It has been increased. And the workers' assistant salary has also been increased from 750 to 1,500. In fact, you should remember that it is making a perceptible change. The NREGA employees in our country, it's a very large scale. You should remember that when NREGA employment occurs, you're giving at least some opportunity cost. There's some opportunity which you give to a rural laborer in the rural countryside, that his bargaining power in the labor market of our country, where trade unionism in the unorganized sector is near to nil, is at least there's some bargaining power. कम से कम 100 रुपया 100 रुपया का तो मांग कर सकते किसी से कोई काम में जब जाते. So logically speaking, such sort of public expenditure in a country like ours has got a significant impact on actually translating positive outcomes amid the unorganized sector. This is not to say that there should be no defense expenditure or expenditure of that front, which is happening, which ought to be there. But in fact, there should be a larger angle, one, with respect to enhancement of allocation in this regard, and two, with respect to increase in the efficiency of the delivery of these services. Because sometimes we find that even when allocation of expenditure goes up, sometimes it's not translating into material gains for those people to whom they are intended to. That is the benefit exactly efficiency. Yes, you want to ask something? Yeah, sir, just going back to the same question, that you just said that the delivery mechanism is very important. You just said that everyone, let's just going back to the Anganwadi example, the people were able to ask for themselves that they want a better wage. The children who are below or at 5 years, who's going to ask for them? Hold on, excellent. Lovely question. We'll just get back to that. You wanted to ask a question. India, we know India is an agrarian economy, and 70% of the people in India are dependent on agriculture. And there has been a part of the budget that instead of indirect price subsidies, we have had direct cash grants to the below poverty line people. So how is it going to affect the
peasants and the agricultural laborers directly or indirectly, or is it going to benefit them? Like, how do we All right. interpret Okay, that? from the agriculture sector, one question from the healthcare sector. We have a couple more questions. We'll just get all the questions together and then we'll throw them all to you. Please. So diseases like polio and diarrhea, they are almost non-existent in the developed countries. But I happened to visit these districts of Moradabad and Bareilly once I was with Rotary International. So I learned that these diseases are very much visible there. People are living in unhygienic conditions with open drains. Do you think the budget allocation is actually reaching those people? Excellent. They're actually making a difference in their Yes, life. you wanted to ask a question. Please. Can you pass on the mic? What I was looking for in this budget is the introduction of FDI in multi-brand retail. But the finance minister is non-committing on it as of now. So do you think it should be introduced? All right. Excellent. Something to do with finance and FDI and retail sector. Yes, please. सर इंडिया को आज की डेट Sunny. Yes. Okay. इंडिया को आज की डेट में अगली सुपर पावर कहा जाता है। जहाँ पे हम अमेरिका से इंडिया को कंपेयर करते हैं तो इंडिया को अगली थोड़े टाइम में या 10-12 साल में आने वाले इंडिया को एक बहुत बड़ी सुपर पावर कहा जा रहा है कि आप अमेरिका को भी सरपास कर सकते हैं। जी। वर्ल्ड कप भी चल रहा है, वर्ल्ड कप में भी आजकल सब फेवरेट इंडिया ही है। तो क्या ये इंडिया के अंदर इंडिया फेवरेट इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया फेवरेट है इस बार। Yes. क्या ये बजट या ऐसे आने वाले बजट या हमारी जो एक्ट है जो 1964 के बाद रिवाइज बहुत कम बार हुई है, जी, वो एक्ट आज की डेट पे इंडिया को बजट से सरपास कर सकती है, इंडिया को सुपर पावर बना सकती है। all right, lovely question, Sunny. Any other questions? We have four. All right, just one last question and quickly then we go back to the experts. Yes, please. तो जैसा कि कहा गया कि हेल्थ सेक्टर में भी एक नया टैक्स लगाया गया है जिसे सर्विस टैक्स कहते हैं। इंडिया में एक तो पहले ही मतलब एक काफी एक बड़ा तबका जो गरीब है वो पहले ही अपने मतलब मेडिकल फैसिलिटी इजी से नहीं बियर कर पाता, ऊपर से टैक्सेस उनसे और बढ़ाए गए All हैं। right, taxes. Why should we have taxes? Yes, just one last question and then we get back to the experts. My question is that as a friend discussed that age under 5, how they are going to be Now we benefited. will ask for their allocations. Yes. Yeah. And I want to ask that children at the secondary level education, they are not being provided the facilities in their labs or as they experiment too. How they are getting benefited from this budget? Because they are not provided such facilities at that बच्चों के लिए level. उनके माँ बाप लड़ाई करेंगे, but in any case, we have questions on the agricultural sector, we have questions on the healthcare, we have questions on the FDI and retail sector, the foreign direct investment, and of course we had some questions about the India being a superpower and how do we make a mark for India by the budget we have. Mr. Kumar, we'll just get back to you, but let's have a small brief intake on this subject by Mr. Goel first. Pankaj ji. I think it's very heartening to see कि हमारे जो जितनी भी ऑडियंस है, यूथ है आज का, बड़ी इंटेलिजेंट और ज्ञान है audience. ब्रॉडर इश्यूज की बात कर रहे हैं। Correct. और शायद इससे एक चीज निकल के आई कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था प्रोग्राम तो निष्ठा ने अपने सिर्फ पेरेंट्स की बात करी थी, एक माइक्रोस्कोप, हम मैक्रो में जा रहे हैं। दैट अभी अब आपको क्लियर हो गया निष्ठा कि सिर्फ एक मुस्कुराहट से चीज नहीं निकलती है। वो शायद अगर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर को सिर्फ एक पेरेंट को या एक फैमिली को कुछ देनी हो तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने कहा कि हमारे पास रिटेल सेक्टर में चीजें होनी चाहिए, हमारे पास हेल्थ सेक्टर में चीजें चाहिए, आपने कहा कि हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन में चीजें पहुंचती नहीं है, लीकेजी से पहुंचती कहीं ना कहीं, आपने बात की मुद्दाबात की। आई कैन टेक, मैंने काम किया हुआ है सेक्टर में इतना आंगनबाड़ी वर्कर के साथ, तो आई नो वहाँ पर मिड डे मील पहुंचती नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड इज वेरी बैड। इट मीन व्हाट, उसको पहुंचाने के लिए आप क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसे के लिए जब तक आप नया टैक्स नहीं लगाएंगे, अनिल ने बात करी नया टैक्स की, आई एग्री वो टैक्स लगा एंड इट्स पिंचिंग एवरीवन, बट यू अंडरस्टैंड इवन आवर गवर्नमेंट हैंड्स आर टाइड अप। जब तक कहीं ना कहीं नया टैक्स नहीं लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो एलोकेशन कैसे होगी, एलोकेशन नहीं आएगी तो डिलीवरी कैसे होगी? अब वो तो समझिए। और अभी एक चीज क्लियर कर दूं, ये सिर्फ अभी बजट है, अभी ये प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए हैं, दोनों हाउस ने अभी पास नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी है ये जो इन्होंने हेल्थ सेक्टर की बात करी, शायद प्रेशर की वजह से ये टैक्स हट जाए। चार्ज की बात है। अली फॉर एग्जाम्पल जी, पहले बजट में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया गया था, फिर जब प्रेशर आया यूपी से कि नहीं ये नहीं आना चाहिए, तो वो जब पास हुआ उससे पहले ही वो टैक्स वापस ले लिया गया था। एक मीन कि ये शायद हेल्थ सेक्टर वाला टैक्स वापस ले लिया जाए क्योंकि प्रेशर है। तो Mr. Kumar, Yes, I will just deal with few of the questions which you raised. the agriculture sector. Agriculture sector, education, etc.
One was this question which was raised by her with respect to cash transfers. That is, whether you should have cash transfers instead of directly targeted subsidies. But the problem with this thing is that whenever this cash transfer occurs, first for a few years it will occur and later that will also fizzle off. So you could at the same time have both cash transfers as well as continue with subsidies. And when we went for targeting beneficiaries under the public distribution system instead of the universal public distribution system, when we went for the targeted public distribution system, what we ended up doing was that the whole accessibility of food grains across communities actually went down. So one cannot actually think that cash transfers and subsidies are substitutable. In fact, they should complement each other. In fact, as it is now also, we basically have large amount of cash transfers in our country. In the education sector, there are serious issues. But no more as a country we can keep saying that our enrollment ratios are low. In fact, you can find that across, even in North Central India, the enrollment ratios in schools have dramatically and drastically improved. It is showing up. But the problem which is coming, according to the studies of ACER, the Committee Report on Education, on annual report which is brought by Pradham and NTO based in Delhi, it basically says that now the problem is the unavailability of teachers. You are having number of schools which are working with one teacher. And there are schools which there are two teachers or one teacher. There are a number of them in North Central India. How are you going to basically cater to the education demand of the students at large, particularly when larger proportion of the students belonging to the deprived section who originally used not to be going to school are now going to schools because they have an incentive in the form of midday meal. And this midday meal scheme is not a cash transfer of sorts. And you can imagine what would happen in case you're going to give cash transfer to the people saying that if you send the child to the school, we will give you cash transfer. Rather than that, probably this way of having the employment of a person as a midday, there is a person who is cooking the meal, there is another person who is going to benefit from it. And again, the third important thing which I think the budget minister or the finance minister should have given really great importance was that the budget is coming in the backdrop of the global food crisis. That somehow, if he was able to dovetail the employment programs of the country towards boosting up food production through innovative schemes to be decided at the local levels, it could probably be a win-win situation in the sense that you generate employment on the one hand and at the same time you also take steps towards enhancing agricultural productivity or food production on the other hand. That's the only way by means of which a country like India, because remember that if with all our population being entering into the global food market demanding food grains, the price of food grains are again going to shoot up because as it is, you should remember that whatever marginal gains the world has achieved with respect to Millennium Development Goals has already been reversed because of the large increases in the price of the food grains they are having. Food rise in the entire of the world, in Africa as well as in Asian region. I'm sorry, Mr. Kumar, I'm just cutting you short because we have to be mindful of the time as well. But it's more or less a balancing act which the government has to indulge in, trying to balance all these. Now, having looked at it from all the perspectives, now I feel कि आज के यूथ को हम जैसा कि हमने देखा कि वो ऑलरेडी बजट से अपने आप को रिलेट करते भी हैं और बहुत हद तक उसके अंदर इंटरेस्ट लेते भी हैं. बट व्हाई शुड आई नॉट आस्क यू, क्या कुछ ऐसा और होना चाहिए कि आपको लगता है कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि यूथ का इंटरेस्ट बजट में कुछ और ज्यादा होने लग जाए? डू यू फील दैट द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, दे शुड टेक अप सम मोर स्टेप्स टू probably involve you more in the budget? Yes, please. Can we have a mic, please? Yes. Thank you so much. As we are sitting here in DD is also a government initiative. Now, if government launches such programs on television in a more interactive way, then more youth will excellent. We have more programs like this. Excellent. We have very little time, so we'll just quickly finish off with all. I say कि youth ही नहीं, पूरा मतलब सारे लोग इंडियन, all the Indians पूरे रिलेट को इन्वॉल्व किया जाना रिलेट टू द बजट. इस मतलब जैसे जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है पैसा जिस सेक्टर के लिए, वहाँ पे पूरी तरह से उस पैसे का यूज किया जाए, खर्च किया जाए. वहाँ पे वो प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाते. तो आपके माध्यम से जनता को ये पता चलना चाहिए कि जो पैसा बजट के लिए आता है लोगों के लिए वो पहुंचना चाहिए. Yes, please. So the government should install shows in FM stations, FM radio stations. All right, lovely. They should have something more on radio and television also. Quickly, very quickly, we are just going to wind up. Yes, please. अभी जैसे इतने सारे स्कैम्स आ रहे हैं,
तो लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट ही खत्म होता जा रहा है। तो हमें लग रहा है बजट है, गवर्नमेंट अपना लोगों का क्या होना चाहिए बजट के अंदर अपने आप ध्यान लगने लग जाएगा। यस प्लीज। So the basic thing which I want is that budget should be presented in a simple language which is understandable by all. All right. Excellent. I think we should try and have all these points sent across to the people who matter a lot. Thank you so much, all of you, for having come into the studio and having shared all your thoughts on the budget. That is a very important aspect of the country. With that, this is all of us signing off from here. Thank you so much. Namaskar.